हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम प्रैक्टिस पेपर सेकंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो फॉरवर्डेड पेपर है प्रैक्टिस पेपर, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे और सेक्शन ए का सॉल्यूशन करेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस का। और ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने आप 1 मार्क क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी और साथ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। स्टार्ट करते हैं बेटा। और फर्स्ट जो पेपर है उसका जो सॉल्यूशन का लिंक है 1 मार्क क्वेश्चंस का, वो आपको मिल जाएगा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के वो भी आपको करा दिए गए हैं, तो उनका लिंक भी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट चैप्टर हैं, ठीक है, वो सभी चैनल पर आप विजिट करेंगे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। सो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, ये किसका फॉर्मूला है, ये लेड नाइट्रेट है। एंड पोटेशियम आयोडाइड के अंदर इसको मिलाया गया और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पर ये जो PbI2 है ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और इसका कलर कैसा होता है, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट येलो कलर होता है, ओके। और ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, तो आपको बताना था राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। कलर ऑफ द कंपाउंड क्या है, येलो, एंड नेम क्या है, लेड आयोडाइड। Second question, a small amount of quicklime is added to water in a beaker. Name and define the type of reaction that it has taken place. So आपने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास, उसको पानी में डाल दिया, तो इसमें क्या बना, इसमें बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम जो है यहाँ पर बन जाएगा। और ये रिएक्शन कौन सी है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन या कंबाइन हो रहे हैं रिएक्टेंट्स, तो क्या बने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये आपकी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस अ पर्सन सेलेक्ट मार्बल फ्लोरिंग एंड मार्बल स्लैब फॉर किचन वेयर विनेगर, लेमन जूस एंड टेमारिंड आर मोर ऑफन यूज्ड फॉर कुकिंग, विल यू एग्री टू दिस सिलेक्शन एंड वाई। तो बेटा वी आर नॉट एग्री फॉर दिस सिलेक्शन बिकॉज जो मार्बल है, ठीक है, देखिए जो लेमन जूस है, विनेगर है, टेमरिन है, ये सब क्या है, इनके अंदर एसिड होता है और मार्बल वो क्या करेगा, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जिससे जो मार्बल है वो खराब हो जाएगा, ओके। बिकॉज इन विनेगर, लेमन जूस एंड टेमरिन द एसिड इज प्रेजेंट, दीज आर द एसिडिक सब्सटेंसेज एंड एसिड्स इट विल रिएक्ट विद मार्बल एंड मार्बल दैट गेट यू कैन से दैट गेट डिस्ट्रॉय, ओके। सो द सिलेक्शन इज नॉट राइट। नेक्स्ट देखिए, इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड। सो आप क्या करेंगे, पहले इथेन दिया गया है C2H6 जिसका फॉर्मूला है, इसको आप इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद भी आप काउंट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, टोटल हो गए 7 कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो लाइट को स्कैटर करते हैं उसके ऊपर, साइज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। एंड सेकंड जो डिपेंड करती है वो वेवलेंथ की, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है। जैसे कि आपको पता है रेड लाइट वो उसकी स्कैटरिंग जो है बहुत कम होती है, इसलिए हमें दूर से दिखता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है इसलिए उसकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस दीज आर। तो आपको बताना है एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। तो देखिए -15 सेंटीमीटर आपको गिवन है और माइनस में कोई भी चाहे आप लेंस की बात करो चाहे मिरर की बात करो, अगर माइनस में फोकल लेंथ है इट मीन्स जो है वो क्या है, वो कॉनकेव है, ठीक है। तो ये क्या है, वो कॉनकेव है। तो इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, केव का मतलब क्या होता है, इस तरह से केव बनती है। तो केव जब हम अगर किसी केव में जाएंगे तो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो हमेशा फोकल लेंथ केव के केस में चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ फिनोमिना वेयर टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। सो टिंडल इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो? कोलाइडल पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सो लाइक इन अ डार्क रूम हैविंग स्मोक, देयर विल बी द if there is a hole inside the room and where the जो light है, light come through that hole, the path that get visible. Okay, so this is known as Tyndall effect. So in a dark room आप जो है इसको देख सकते हो. What will be the color of the sky when it is observed from a place in the absence of any atmosphere? तो color of the sky कैसा होगा? That will be black. क्योंकि उसमें पार्टिकल्स को जो है लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल्स ही नहीं है, तो क्या होगा? कलर कैसा रहेगा? ब्लैक. नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट. तो लार्जेस्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड, लार्जेस्ट फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा? इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तब जो है फोर्स क्या होगा? दैट विल बी द मैक्सिमम. सो क्या होना चाहिए? इट शुड बी परपेंडिकुलर. ओके, इट शुड बी परपेंडिकुलर. तो क्या होगा? फोर्स जो है वो मैक्सिमम रहेगा. नेक्स्ट है, इन द फिगर आइडेंटिफाई द पोल मार्क पी एंड क्यू एज नॉर्थ और साउथ पोल. तो देखिए, ये आपको बताना है नॉर्थ और साउथ कौन सा है. नॉर्थ पोल की सबसे मेन बात क्या है कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइंस निकलती हुई अपीयर होती हैं, और साउथ पोल क्या होगा? उसमें जो है उसके अंदर आती हुई दिखाई देंगी आपको. तो इसमें देखिए, ये जो है कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, और क्यू जो है वो साउथ पोल होगा यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि हम आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड द मैग्नेट जो है वो कुछ इस तरह से होगा. नेक्स्ट देखिए, डिफाइन 1 किलोवाट आवर, हाउ मेनी जूल्स इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. तो 1 किलोवाट आवर जो है वो क्या होगा? 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की. एंड हाउ मेनी जूल्स इक्वल टू 1 किलोवाट आवर? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. ठीक है, ये जो है किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू द 1 किलोवाट आवर. और साथ में 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होती है? 1 यूनिट. उसको हम जो है क्या लिखते हैं? 1 यूनिट. नेक्स्ट देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड. तो रेजिस्टिविटी वो जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? सो ये डिपेंड करती है नेचर. ठीक है, फर्स्ट तो होगा नेचर ऑफ मटेरियल. मटेरियल कैसा है कंडक्टर का, उसके ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी. एंड सेकंड डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, सेकंड क्या होगा? टेम्परेचर. तो ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नेम द मेथड बाय विच स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन. इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल. ठीक है, तो ये मेथड कौन सा है? दिस मेथड इज द फ्रेगमेंटेशन मेथड एंड दिस इज द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच स्पायरोगायरा गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एंड ईच पार्ट गिव न्यू स्पायरोगायरा. What happens to a plant if जाइलम is removed from it? क्या होगा अगर जाइलम जो है वो प्लांट से रिमूव कर दिया जाए? तो बेटा जाइलम का फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. एंड इफ द जाइलम इज रिमूव्ड देन द प्लांट गेट ए डाई. नेक्स्ट देखिए, why do the wall of trachea don't shrink even though there is less air in it? Why the wall of trachea don't shrink? Actually what happens on the trachea, there are C-shaped ring of cartilaginous are present. C-shaped rings of cartilaginous are present and due to these rings the trachea don't shrink even though there is less air in it. ठीक है, सी टाइप की रिंग होती है ना, जिसके कारण जो है ये क्या है, अंदर की वॉल को ये सिकुड़ने नहीं देती हैं. नेक्स्ट है, इन अ फूड चेन कंटेनिंग लायन, डियर एंड ग्रास विच विल ट्रांसफर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड विच विल रिसीव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. एक फूड चेन आपको गिवन है, तो फूड चेन की कैसे बनेगी? ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? डियर. ठीक है, एंड डियर को लायन. ओके, सो विच विल ट्रांसफर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे? ग्रास जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. एंड मिनिमम किस में मिल रही है? मिनिमम किसको मिलेगी? अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी लायन को जो है यहाँ पर मिनिमम एनर्जी मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
If a harmful chemical enter a food chain comprising snakes, peacock, rats and plants, which of the organism is likely to have maximum concentration of the harmful chemical in the body? तो किस में होगी harmful chemical सबसे ज़्यादा? जो टॉप के ट्रॉपिक लेवल पे होगा उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाएगा? प्लांट्स को खाएंगे रैट, रैट को खाएगा स्नेक, एंड स्नेक को कौन खा सकते हैं? पीकॉक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केमिकल की जो अमाउंट होगी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, वो कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा केमिकल कंसंट्रेशन होगी पीकॉक में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा पीकॉक। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू द प्लांट कमिंग टू राइट ऑरिकल और एट्रियम हैव लेस ऑक्सीजन? सो जो ब्लड जो है राइट ऑरिकल एट्रियम में आता है वो लेस ऑक्सीजन उसमें क्यों होती है? बिकॉज द ब्लड इन द राइट ऑरिकल कम फ्रॉम द होल बॉडी टिश्यूज। ठीक है, एंड ऑल द टिश्यूज दे कंज्यूम कंप्लीट ऑक्सीजन, सो द ब्लड कमिंग टू राइट ऑरिकल और एट्रियम हैव लेस ऑक्सीजन। जितनी भी बॉडी के टिश्यूज हैं उनके थ्रू होकर आता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? उसके अंदर लेस ऑक्सीजन होती है। तो इजीली आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, for question number 14, 15 and 16, two statements are given, one labeled assertion and the other labeled reason. Select the correct answer to these question from the codes A, B, C and D. तो बेटा assertion reason के क्वेश्चन है ये। पहले भी आपने जो है assertion reason के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आपको ऐसे बताना होता है, A, B, C, D में से ऑप्शन बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो गिवन है, The inner lining of the small intestine does not have numerous finger-like projection called villi. तो बेटा does not have लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो गया, because inner lining में क्या होती हैं? इस तरह की projections होती हैं। And the villi increase the surface area for absorption. ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? assertion तो जो है false है और reason जो है वो true है। तो इस ऐसे ऑप्शन के लिए हमारे पास डी ऑप्शन होता है, जिसमें ए फॉल्स है और आर जो है वो क्या है? ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसर्शन गिवन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन पल्मोनरी आर्टरी। तो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन पल्मोनरी आर्टरी ऐसा नहीं है, पल्मोनरी जब वर्ड लग गया तो आर्टरीज उल्टा काम करेगी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वैसे आर्टरीज में नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन बाकी जो वेन्स हैं उनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमन, तो इनका ल्यूमन जो है वो नैरो होता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी क्या रहेगा? इसका ऑप्शन भी डी रहेगा। ठीक है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ईच स्टेप ऑफ लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। हर एक स्टेप जो है क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल फॉर्म करता है, बिल्कुल ठीक है। रीजन ट्रू है। द ऑर्गेनिज्म, रीजन असर्शन ट्रू है, रीजन क्या है? द ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये भी ठीक है और ये इसकी ठीक एक्सप्लेनेशन भी हम कह सकते हैं। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। Assertion is true, reason is true, and there is the correct explanation of the assertion. Next question number 16. Testes are located outside the abdominal cavity. बिल्कुल ठीक है, abdominal cavity के outside होती हैं। Testes produce sperm at little lower temperature compared to body temperature. तो little lower temperature होता है, तो ये भी ठीक है और correct explanation भी है। So it is the, ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर that will be the A. Assertion is true, reason is true, and the reason is the correct explanation of assertion. नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए ये बहुत इजी है आपके लिए और इस तरह का आपके पेपर में आने वाला है कि आपको इस तरह पैराग्राफ दिया होगा और उसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सो पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो है वो क्या है? इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा in which the cells are suspended. Okay, plasma transport food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. Oxygen is carried by the RBCs. RBCs oxygen carry करती हैं। Many other substances like salt are transported by the blood. ठीक है, we thus need a pumping organ, और कौन सा है pumping organ? Heart, which push blood around the body, a network of tube to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. Now, the force
that blood exert against the wall of a vessel is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. तो जो arteries हैं उनमें ये pressure जो है वो बहुत ज़्यादा होता है veins के comparatively. The pressure of blood inside the artery during ventricular systole, ठीक है, तो क्या होता है ventricular systole यानी contraction is called systolic pressure, and the pressure in artery during ventricular diastole is relaxation जब होता है तो उसको हम diastolic pressure कहते हैं. और द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80 mm. तो बीपी का पता है ना 120/80 जो है हमारा नॉर्मल होता है, तो ये इसमें बताया गया है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड, तो ब्लड में क्या होता है फ्लूइड मीडियम, दैट इज द प्लाज्मा. ठीक है, बाकी ऑप्शन भी गिवन है बेटा, तो इसमें मेन का आंसर क्या रहेगा, प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड मीडियम होता है. नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी बाय कंबाइनिंग विद, तो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होती है किसके साथ कंबाइन होके, हीमोग्लोबिन ओनली. तो इसमें आएगा बी जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो है ट्रांसपोर्ट कंबाइंड होके, और वो ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन. बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड अप करने की. नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसके थ्रू सेंड किया जाता है, इट इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स बाय आर्टरीज. ए जो है इसका सही आंसर रहेगा आर्टरीज. नेक्स्ट देखिए, इन फिश मैन एंड पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड, एंड फिश और मैन में, फिश में जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड मैन के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी जो है इसका सही आंसर रहेगा 2 and 4, 2 इन द फिश एंड 4 इन द मैन. नेक्स्ट देखिए, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज, तो किसमें ज्यादा होता है, मोर इन आर्टरीज एंड लेस इन वेन. तो यही ठीक आंसर है, आर्टरीज में जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा लगता है और वेन्स के अंदर कम लगता है. तो ए जो है इसका सही आंसर रहेगा. ठीक है, बाकी ऑप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हो. नेक्स्ट देखिए, 18 फिर से ये पैराग्राफ गिवन है, इसमें आपको चैप्टर 5 से है ये, ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से. सो वन लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ क्लासिफिकेशन इज दैट इट कुड नॉट असाइन अ पोजीशन टू हाइड्रोजन. मेंडलीफ की मेन जो लिमिटेशन थी वो क्या थी कि इसने जो है हाइड्रोजन की पोजीशन को असाइन नहीं किया. हाइड्रोजन रिजेंबल्स अल्कली मेटल्स इन द कॉम्बिनेशन विद हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. सो हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करती है, ऑक्सीजन और जो हैलोजन्स है उनसे भी रिजेंबल करती है. ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन रिजेंबल हैलोजन्स इन दैट इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो जैसे क्लोरीन है Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. एंड इट कंबाइन विद मेटल नॉन मेटल टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड भी ये फॉर्म करती है. मेंडलीफ क्लासिफिकेशन कैन नॉट असाइन पोजीशन टू आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स की पोजीशन को भी मेंडलीफ क्लासीफाई नहीं कर पाया. आइसोटोप्स आर एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनका क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी, बट उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है. अगर हम क्लोरीन के आइसोटोप की बात करें तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, they have atomic mass 35 and 37 respectively. As they have the same atomic number 17, they possess same chemical properties. Chemical properties उनकी same रहती हैं. We cannot assign them different position in the periodic table simply because they have different atomic mass. As they have same chemical properties, they are placed in the same position. अब इसमें क्या है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि उनके पोजीशन जो है वो सेम होती है. अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन रिजेंबल अल्कली मेटल इन द कॉम्बिनेशन विद हैलोजन्स, इट्स कंपाउंड फॉर्म्ड विद हैलोजन विल बी. तो हैलोजन देखिए ये हाइड्रोजन है, हैलोजन हम एक्स जो है शो करते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है 1 है, और हैलोजन्स की भी वैलेंसी 1 होती है, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, HX जो है यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा. तो ए जो है इसका सही आंसर रहेगा. नेक्स्ट है, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट P and Q आर 6 and 7 एंड देयर एटॉमिक नंबर आर 3. तो इनमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 3 है लेकिन ये क्या है आइसोटोप्स हैं, तो इसमें क्या होगा देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. तो फर्स्ट ही आंसर ठीक है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा सेम रहेंगी. बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, मेंडलीफ क्लासिफिकेशन कैन नॉट असाइन पोजीशन टू. तो मेंडलीफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसकी पोजीशन असाइन नहीं कर पाई थी, हाइड्रोजन, आइसोटोप, आइसोटोप एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. तो बेटा हाइड्रोजन एंड आइसोटोप के बारे में हमने पढ़ा
कि हाइड्रोजन एंड आइसोटोप की पोजीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो सी जो है इसका सही आंसर रहेगा, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन रिजेंबल हैलोजन इन दैट इट एग्जिस्ट एज अ, तो हाइड्रोजन हैलोजन से कैसे रिजेंबल करती है? इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करती है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखो मोनोटोमिक जैसे आर्गन, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करती, डायटोमिक लाइक हाइड्रोजन, ट्रायटोमिक लाइक ओजोन। ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट, इसका सही आंसर बी रहेगा, डायटोमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है लाइक H2। नेक्स्ट देखिए 18 का 5th पार्ट है, हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म। तो हाइड्रोजन कंबाइन करती है मेटल नॉन मेटल के साथ, क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन, फिर से जो है ये पैराग्राफ गिवन है बेटा आपको। देखिए, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो एक स्फीयर जो होता है उसका कोई भी पार्ट अगर हम निकालते हैं तो वो कौन से होते हैं? वो स्फेरिकल मिरर होते हैं। लाइक अगर यहाँ पे पॉलिश कर दी जाए तो ये कॉन्वेक्स बन गया, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे पॉलिश कर दें इस पार्ट के ऊपर तो ये क्या बन गया? ये कॉनकेव मिरर बन गया। उसके बाद देखिए कॉनकेव मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। ठीक है, कर्व है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ इट। तो इसके अंदर क्या होगा? अब ये कॉनकेव है तो इसके अंदर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है वो क्या होगा? वो इसके सामने होगा। एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, इसके अंदर क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसके अंदर जो सरफेस है कर्व वो जो है कहाँ है? वो आउटवर्ड है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस वो क्या है? वो इसके पीछे है, बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसे इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज करता है। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। ठीक है, यानी ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो इसका हाफ क्या होगी? ये जो है फोकल लेंथ हो जाएगी। आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे। इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, स्मॉल एंड वर्चुअल, तो मिरर कैसा होगा? इरेक्ट है, स्मॉल है, वर्चुअल है। अभी अभी मैंने बताया वर्चुअल किस में होती है? हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो तो कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कॉन्वेक्स मिरर हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? आउटवर्ड है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर है, तो ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी आंसर इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, तो यहाँ पे इसके बैक में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और आउटवर्ड जो है इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नेक्स्ट देखिए इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई कॉनकेव मिरर। आपको बताना है इसमें कॉनकेव मिरर कौन सा है? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ये कौन सा है? ये जो है क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा सी, और ये क्या है बेटा? ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? द हेडिंग्स ऑफ द हेडलाइट ऑफ अ कार, सोलर फर्नेस, और या दोनों में? तो दोनों में यूज होते हैं। ए एंड बी बोथ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेडलाइट में भी यूज होते हैं, सोलर फर्नेस में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर। तो एफ कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, वेरी सिंपल, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 एंड आर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल 30 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। सो आंसर विल बी ए, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे एक और पैराग्राफ है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी पेपर होने वाला है अब की बार आपका। ठीक है, काफी मार्क के क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चंस। A solenoid is a coil of large number of circular turns of thick wire wrapped in the shape of a hollow cylinder। तो सोलेनॉइड क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स होती हैं, थिक वायर जो है उसके ऊपर रैप की हुई होती है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ए मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। द फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, ये ध्यान रखेंगे, जो फील्ड डेवलप होता है दैट इज डेवलप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड सच दैट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड द अदर एज साउथ पोल। एक एंड जो है नॉर्थ होता है, दूसरा एंड साउथ होता है, और ये एक कंप्लीटली बार मैग्नेट की तरह काम करती है, जैसे सिंपल बार मैग्नेट होती है। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। सोलेनॉइड क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा ना, ये क्या है? ये सोलेनॉइड है।
सो इसमें क्या है, ए सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ थिन वायर। थिन वायर तो नहीं होती है, ये तो गलत हो गया, थिक वायर हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर थिन और थिक, आप देखिए ऑप्शन दे दिया थिन और थिक, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ वायर रैप्ड लूजली इन द शेप ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स दैट इज लूजली इन द शेप ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए ए सोलेनॉइड इज अ कॉयल ऑफ, तो ये ठीक है, सोलेनॉइड क्या है, इट इज अ कॉयल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ थिक वायर, तो इसमें थिक वायर भी होगी और लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स होते हैं रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, तो ये इसका डी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज बाय, तो जो सोलेनॉइड है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, अगर हम करंट को इंक्रीज कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही नंबर ऑफ टर्न्स जो होती हैं उनको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोलेनॉइड और नंबर ऑफ टर्न्स, इन दोनों के ऊपर जो है सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड इज, मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह होता है, लाइक अ बार मैग्नेट, बिल्कुल ठीक है, ए जो है ऑप्शन ठीक होगा, बाकी ऑप्शन गलत। सोलेनॉइड हैज ओनली नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों ही तो पोल होते हैं, अभी हमने कहा कि बार मैग्नेट की तरह काम करती है तो हमेशा दोनों पोल होंगे, सो बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, मेंशन द रीजन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड वेयर फील्ड लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, तो रीजन आपको बताना है किसके होता है ये, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, तो बिल्कुल ठीक, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो फील्ड लाइंस हैं दे आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड का एक्सिस होता है वहां पर ये लाइंस कैसे हो जाती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, सो ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका प्रैक्टिस पेपर सेकंड और उसके 1 मार्क क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपको यहाँ पर इस तरह का स्टडी मटीरियल मिलता है और कंप्लीट वर्कशीट आपकी यहाँ पर कराई जाती हैं, ठीक। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।